Student, I am Anil Rai from Genius Classes by Anil Rai sir. सब्जेक्ट इंग्लिश में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर। तो ग्रामर में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं टेंस से, और जो मोस्ट आईएमपी जो डुएट डायरेक्टेड में आते हैं पहले हम वो करते हैं। ठीक है, टेंस से आपको क्या आता है सबसे ज्यादा? चेंज इनटू नेगेटिव और चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इसमें टेंस की हेल्प की जरूरत पड़ती है। दूसरा, और मैं का क्वेश्चन स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड आ जाते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई सा भी टेंस होता है तो टेंस में अपने लिए मेन चीज सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन द टेंस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी सेंटेंस में बना रहता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, एनी अदर थिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, ये कौन सा सेंटेंस है? अपना सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। कोई सा भी सिंपल सेंटेंस है उसका प्रारूप यही रहेगा, सिंपल सेंटेंस, सिंपल। और इसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यही सेंटेंस को यदि हमको किस में बदलना हो? नेगेटिव में बदलना है तो आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगाना है इसमें? नॉट। तो ये लगा देंगे हम नॉट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा जो दिया हुआ है उसके टेंस के अकॉर्डिंग अपन लगाएंगे। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट एंड देन एनी अदर थिंग। तो ये जो मैंने प्रारूप स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है वो किसका है? नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। दूसरा, अब यदि हमको किस में बदलना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो सबसे पहले उसी टेंस की जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अपन क्या लगाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फॉर्म, वर्ब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी रहेगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा एंड एक्स वाई जेड। तो ये मैंने प्रारूप बना के बताया किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस का, प्रश्नवाचक वाक्य का। अब यदि यही इंटरोगेटिव जो रहता है वही क्वेश्चन रहता है, यदि इसमें बोल गया क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करके करिए तो जो हेल्पिंग वर्ब दिए उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन वर्ड हमको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड को अधिकांश WH वर्ड यदि बोला है तो WH से स्टार्टिंग वर्ड लिखना है। WH से स्टार्टिंग कौन कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब। और क्वेश्चन वर्ड कुछ और भी होते हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्या आ गया? हाउ मेनी, हाउ मच। ठीक है, हाँ। अब देखिए यही स्ट्रक्चर आपको हेल्पफुल रहता है इन रीअरेंजिंग द जिगजैग वर्ड। आपको जिगजैग वर्ड जो दिए रहेंगे उनको रीअरेंज करने में काम आएंगे। मतलब आपको जो वर्ड दिए हैं आगे पीछे करके दिया रहेगा और आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अब उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात, यदि सेंटेंस के अंत में बिल्कुल लास्ट में आपको देखना है जिगजैग वर्ड में क्या मिल जाए? फुल स्टॉप मिल जाए। इसका मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। उसमें आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड देन एनी अदर थिंग। और यदि जो सेंटेंस जिगजैग दिया हुआ है उसके आखिरी में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्या, सॉरी ये नेगेटिव है, नेगेटिव में सिंपल उसी की तरह करना है जैसे अभी हमने सिंपल वाला किया था। यदि उसी जिगजैग वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करिए? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जितने भी टेंस हैं उन सभी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए, रूल्स मालूम होना चाहिए। अब ज्यादातर एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के ही चेंज इनटू नेगेटिव और चेंज इनटू इंटरोगेटिव में आते हैं।
क्यों आते हैं उसका रीजन है कि इन दोनों के जो सेंटेंस सिंपल रहते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, इस वजह से वहां पर कंफ्यूजन क्लियर होता है। तो पहला वाला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन आपका आएगा ऊपर क्या, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, सी डज हिज ड्यूटी वेल। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसको यदि कन्वर्ट करने के लिए बोले क्या, चेंज इनटू नेगेटिव, किसमें बदलने का बोल रहे हैं, नेगेटिव में, या फिर इसी को यदि किसमें बदलने के लिए बोलते हैं, इंटरोगेटिव में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सबसे पहले हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में एन फॉर बना दिया, किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, एन फॉर नेगेटिव सेंटेंस में। तो क्या बात याद रखनी है, नेगेटिव सेंटेंस के इसका मतलब हमको क्या लगाना है, नॉट। और जब आप नॉट लगाओगे तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लिखा सी डज हिज ड्यूटी वेल। अब ये सेंटेंस आपको कहाँ कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, ये डज जो लिखा हुआ है। अब नोटिस करना है, माइंड में बात बिठाना, डज यदि लगा हुआ है तो डज एक किससे बनती है, देखिए डू मीन्स होता है करना, तो डू में सेकंड फॉर्म होता है डिड एंड थर्ड फॉर्म होता है डन। तो यहाँ पर यदि डू ये क्या है, वर्ब है, और एक डू और डज हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। अब ये डू और डज हेल्पिंग वर्ब कब होंगी, तो इसको नोटिस करना है, यदि डू और डज हेल्पिंग वर्ब कब होंगी, या तो इसके बाद नॉट लगा होना चाहिए तब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, या फिर ये सब्जेक्ट के पहले होने चाहिए। किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले। क्या क्या याद रखना है, ये हेल्पिंग वर्ब कब रहेंगी, या तो इनके बाद नॉट लगा होना चाहिए, या सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यदि आए, देखिए सी डज नॉट, सॉरी सी डज हिज ड्यूटी वेल, इसमें डज तो लिखा है, इसके बाद नॉट नहीं लगा, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन है, यहाँ पर वर्ब है। क्या है, यहाँ पर वर्ब है। कैसे वर्ब है, क्योंकि डू में ईएस लगा के क्या बना है, डज। तो ये वर्ब है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, किस टेंस का सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगती हैं, डू और डज। तो यहाँ सी एक वचन है, तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। तो हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले लिखा सी, फिर क्या लिखेंगे, किसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में, तो क्या लगा देंगे, सी डज नॉट। अब हमारा रूल है, जैसे ही डज आता है सेंटेंस में, तो ये जो वर्ब दी है इसमें से हम क्या हटा देंगे, ईएस हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, सी डज नॉट डू, बाकी को सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, हिज ड्यूटी वेल। ये कन्वर्ट हो गया नेगेटिव सेंटेंस में। अब इसी को यदि हमको ये जो सेंटेंस दिया है इसी को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है, पहले कौन आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तभी अपने हेल्पिंग वर्ब कह देगी भाई, वर्ब में ऐसी एस लगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, डज। तो डज आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब कौन आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी, तो हमने लिख दिया सी। अब सी जैसे ही हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, डज, तो ये जो वर्ब दी हुई है इसमें से ईएस हट जाएगी, तो बचेगा केवल क्या, डू। बाकी को पूरा एडजेक्टिव लिख दिया जाएगा, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो सी डज हिज ड्यूटी वेल का नेगेटिव क्या बना, सी डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। और इसी को यदि इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना क्या बन जाएगा, डज सी डू हिज ड्यूटी वेल। ठीक है, ये अभी हमने किसके कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का और बता देते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है, बी प्लेड द क्रिकेट। अब इसको कन्वर्ट करने का किसमें बोलेंगे, चेंज इनटू नेगेटिव या चेंज इनटू इंटरोगेटिव। जब भी आप टेंस को, सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात नोटिस करने वाली बात यह है कि इनमें देखो हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी,
क्या दी हुई है, वर्ब दी हुई है, और वर्ब का देखो ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म दिया है, और बाकी क्या लिखा है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तब पता कैसे चलेगा, वर्ब के फॉर्म से। यहाँ देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखा है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब किस टेंस का सेंटेंस हो गया ये, पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड। तो जब इसको किस में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, बी, तो बी लिख दिया। अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड लगा दिया। तो डिड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। अब नोटिस करने वाली बात यह है, जैसे ही सेंटेंस में डिड आएगा तो ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसको हटा के किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में। तो प्लेट का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेट। बाकी पूरा सेम रहेगा, प्ले दी क्रिकेट। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम इसी सेंटेंस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। अब इसको यदि हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले कौन आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो इस ये किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई हमने, डिड, तो पहले क्या जाएगा, डिड। अब नोट कर रखना, जैसे ही डिड आएगा तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, फर्स्ट फॉर्म में। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, बी, बी के बाद में वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, प्ले द क्रिकेट। इंटरोगेटिव है तो आखिरी में ये क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, हो गया। और करते हैं अगला, अब लिखा है सी डिड हिट हर वर्क, सी डिड हर वर्क। अब इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, डिड दिखाई दे रहा है। डिड दिखने से ऐसा लग रहा है ये क्या दी है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रही यहाँ पर, ये वर्ब की तरह। क्यों, क्योंकि जब भी नोट करना माइंड में, जब भी आपको क्या मिले, डिड मिले, और यदि उसके बाद नॉट लगा हो, या ये डिड किसके पहले होना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले हो, तब ही ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, डिड। तो यहाँ देखिए डिड के बाद ना तो नॉट लगा है, ना ये सब्जेक्ट के पहले है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कौन है, वर्ब है। और वर्ब है तो कौन से फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। डू का सेकंड फॉर्म है डिड। तो इसको नेगेटिव में बदलना है। तो पहले हमने पहचाना किस टेंस का सेंटेंस है। अब चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या पास्ट इंडेफिनिट का होगा। क्योंकि ये जो डिड लिखा है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये किस टेंस का सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड। अब हम इसको नेगेटिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो नेगेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है, सी। तो क्या लिख दिया, सी। अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डिड। अब चूंकि इसको हम नेगेटिव में बदल रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। अब आपको माइंड में ये बात बिठा के रखना है, जैसे ही डिड आएगा तो डिड के आने पर ये जो वर्ब का कौन सा फॉर्म था, सेकंड फॉर्म, किसमें बदल जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, डू। बाकी हर वर्ब को हर वर्ब ही लिख दिया जाएगा। आप इस क्या लगा देंगे, सॉरी नेगेटिव है तो फुल स्टॉप लगेगा। अब हम इसी को किस में बदलना है, इंटरोगेटिव में। जब सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, डिड। तो पहले क्या लगा देंगे, डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सी। तो लिख दिया सी। अब जैसे ये वाला डिड आएगा तो ये जो वर्ब का कौन सा सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, डिड, तो ये डिड की जगह क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। और बाकी पूरी को सेम टू सेम लिख देंगे, हर वर्ब की जगह हर वर्ब। ठीक है। तो ये अभी आपको मैंने क्या सिखा है, चेंज इनटू नेगेटिव और चेंज इनटू इंटरोगेटिव। अब एक रीअरेंज द वर्ड को कर देते हैं इन्हीं का यूज करके। क्या माइंड में बिठाना है, जब आपके पास जिग वर्ड दिए हो, जिग जैग वर्ड दिए हों, उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो वहां पर आपको क्या नोटिस करना है, यदि सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा है तो इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। कौन सा, सिंपल वाले सेंटेंस का। नॉट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद का यूज करिए। और यदि
सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो सबसे पहले आप किसको ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, फिर ढूंढिए सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एनी अदर थिंग यदि उसमें कुछ बचा हुआ है। करेंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखिए और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। फर्स्ट रूल क्या है, यदि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखना है। दूसरा रूल, सब्जेक्ट को हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लिखना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे लिखना है, जैसे यदि आपके पास में ही है तो ही का हिम हो जाएगा, सी है तो सी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, बी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या है, सब्जेक्ट को किस रूप में लिखना है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में लिखना है। और दूसरी बात, जब भी जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब्जेक्ट के रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है। अगला नियम, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म उपयोग करना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म उपयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म उपयोग करेंगे। अब सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी रूल, यदि दिए गए सेंटेंस की वर्ब में आईएनजी लगी हो तो उसका पैसिव बनाते समय उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग करते हैं जिस टेंस का सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब में किस किस में आईएनजी लगी रहती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इनमें लगी रहती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा। जब इनका टेंस का सेंटेंस होगा तो जिस टेंस का ये सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। यदि एजेएमआर है तो एजेएमआर में से लगेगी, बाज वर्ब है तो बाज वर्ब में से लगेगी। लेकिन नोट, सबसे खास बात, यदि वर्ब में आईएनजी लगी है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आपको लगाना पड़ेगा क्या, बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। कब, जब वर्ब में क्या लगी हो, आईएनजी लगी हो, तब आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, बीइंग। और यदि वर्ब में आईएनजी नहीं लगी तो जिस टेंस का सेंटेंस है उससे अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगेगी। ठीक है, लास्ट नियम बता दिया कि वर्ब में आईएनजी नहीं लगी है तो क्या करना है, जिस टेंस का सेंटेंस है उससे अगले वाले का उपयोग करना है। ठीक है, अब करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जिनकी वर्ब में आईएनजी लगी होती है, कौन से वाले, आईएनजी वाले। ठीक है, तो आईएनजी वाले में कौन कौन, जैसे हमको मालूम है सबसे पहले क्या आता है, आईएनजी वाले, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो है। जब इसको हम किसमें बदलेंगे, पैसिव वॉइस मतलब पीवी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहली बात, इस सब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर अब चूंकि इसकी वर्ब में क्या लगी हुई है, आईएनजी, इस वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमको, बीइंग। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा, सब्जेक्ट बचा है लेकिन सब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, बाय। और जो सब्जेक्ट है इसका कौन सा रूप लिखेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, मतलब ये वाला रूप लिखेंगे। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, शी इज मेकिंग अ डॉल। अब क्वेश्चन लिखा रहेगा, डू एट डायरेक्टेड, निर्देश अनुसार कीजिए। और क्या लिखा रहेगा, चेंज द वॉइस या फिर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हमारा रूल किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में। हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ये सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग ये क्या हो गया, वर्ब में आईएनजी, आर्डोल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहली बात सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, आर्डोल, तो लिख दिया आर्डोल। अब उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि इसकी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो जिस टेंस का सेंटेंस है उसी की हेल्पिंग वर्ब उपयोग कर लेंगे। ये किस टेंस का सेंटेंस है, इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगेगी, इज एम आर। तो यहाँ देखिए डॉल एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए इज है तो इज ही रहेगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद
ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब पर क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। ये बीइंग हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी वर्ब में क्या लगी हुई है, आईएनजी लगी हुई है। बीइंग, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। मेक लिखा हुआ है तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है, ठीक है। अब क्या लगाना है, बाय, तो पहले क्या लगा दिया हमने, बाय लगा दिया। अब सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट इसमें सी, उस सी का रिलेटिव फॉर्म क्या होता है, हर। ये बन गया, क्या रूल था, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, वर्ब में आईएनजी लगी है तो बीइंग लगा दीजिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट पहले बाय लिखिए और सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इधर क्या, सी इज मेकिंग अ डॉल, वह गुड़िया बना रही है, तो यहाँ बनेगा अ डॉल इज बीइंग मेड बाय हर, एक गुड़िया उसके द्वारा बनाई जा रही है। बी वर्ब प्लेइंग द क्रिकेट। अब इसमें देखिए हमको पहचान आना चाहिए, बी क्या चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या चीज है, वर्ब प्लस आईएनजी, और द क्रिकेट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट। हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, रूल ये है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की जगह कौन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो लिखा द क्रिकेट। अब क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या, जब वर्ब में आईएनजी लगी हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब उपयोग कर लेंगे जिसका ये सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, वर्ब लगा हुआ, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस का। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, बाज और वर्ब। यहाँ वर्ब लगा था बी के कारण, क्योंकि बी बहुवचन है, यहाँ वर्ब नहीं लगेगा क्योंकि क्रिकेट एक वचन है, तो बाज की जगह हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सॉरी वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बाज। अब चूंकि इसमें आईएनजी लगी है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेट। प्लेट लगा दिया। अब ओनली बचा क्या है, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, बाय लगाना पड़ेगा। और बी, बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बी का हो जाता है अस, हो गया। यहाँ क्या था, बी वर प्लेइंग द क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे, और यहाँ बन गया द क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेली जा रही थी। ये अभी मैंने किसके करके बताया, ऐसे सेंटेंस जिनकी वर्ब में क्या लगी रहती है, आईएनजी। अब हम ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे जिनकी वर्ब में आईएनजी नहीं लगी। अब हम ऐसे सेंटेंस का वॉइस परिवर्तन करेंगे जिनकी वर्ब में क्या नहीं होती, आईएनजी नहीं लगी रहती। तो इसका नियम क्या है, यदि ऐसे सेंटेंस जिनकी वर्ब में आईएनजी नहीं लगी रहती तो उनका पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के उपयोग करते हैं जो टेंस दिया है उससे अगले वाले की, जो टेंस दिया है उससे अगले वाले की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, कंटिन्यूअस की लगेगी, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, नॉर्मल जो रहता है हमको क्या मालूम, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इनमें देखिए वर्ब में आईएनजी नहीं लगी हुई है, तो आईएनजी नहीं लगी है तो इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले रूल क्या है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ किसकी लगानी है, जिस टेंस का सेंटेंस है उससे अगले वाले की। वर्ब की हमेशा कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, बाय, और सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म लगाना है हमको, रिलेटिव प्रोनाउन, बाय, जैसे बी का अस हो जाता है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए करते हैं, आई राइट अ लेटर। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, इसका मतलब ये किस टेंस का सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मेन नोट करने वाली बात ये है कि इसकी वर्ब में क्या नहीं है, आईएनजी नहीं है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जिस टेंस का ये सेंटेंस है उस टेंस के अगले वाले टेंस के क्या उपयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए आई क्या चीज है, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, राइट क्या चीज है, वर्ब, और आ लेटर पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमारा रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है, आ लेटर, तो लिख दिया आ लेटर, ठीक है। अब आ लेटर के बाद हमको ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए किस टेंस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, कंटीन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती हैं,
इज, एम और आर। एक वचन के साथ एज, सिंगुलर के साथ एज, प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम लगता है। तो यहाँ लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। इज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। हो गया। अब क्या लगाना है हमको? सब्जेक्ट के पहले वाई और क्या दिया हुआ इसमें? आई, और आई का क्या हो जाएगा? मी। ये बन गया। ठीक है, और करते हैं कुछ एग्जांपल। He has bought apples. उसने सेबों को खरीदा। तो सबसे पहले जब देखिए इसका पैसे वॉइस बनाएंगे तो हमको मालूम होना चाहिए ही क्या है? सब्जेक्ट है जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, और व्हाट क्या दिया है? वर्ब है, और एप्पल्स लिखा है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जब हम इसको पैसे वॉइस में बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? एप्पल्स, तो हमने लिख दिया एप्पल्स। ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें की वर्ब में देखो आईएनजी नहीं लगी है, तो जिस टेंस का सेंटेंस है उससे अगले वाले की यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में हैज लगी है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज बीन और हैड बीन। यहाँ ही एक वचन था तो हैज लगा हुआ था, यहाँ एप्पल्स बहुवचन है तो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। हैड बीन लगा दिया। अब उसके बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। इसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है बॉट। ये बाय का थर्ड फॉर्म है बॉट। अब क्या आएगा? बाय। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं अपन? बाय को लगा दिया बाय, और ये ही लिखा है तो ही का इधर क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ये बन गया पैसिव वॉइस। और करते हैं सी मेड अ डॉल। अब इसका हम कैसे वॉइस बनाएंगे? तो इसमें देखिए सबसे मेन बात हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं या पास्ट इंडेफिनिट के। यदि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, तो देखिए मेड लिखा हुआ, मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? मेड, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। रूल के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो रूल के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? अ डॉल। तो पहले हमने लिखा अ डॉल। अब लगानी इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मेड लिखा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब किस लगेगी? पास्ट कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस क्या रहती है? बाज और वर्ब। डॉल एक बचे हैं तो क्या लगेगा? बॉज लगेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड लिखा है, ये किसका सेकंड है? मेक। मेक का सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? मेड। तो ये बन गया मेड। अब ओनली बचा है सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे? बाय, और सी का क्या हो जाएगा? हर। ये बन गया, बन गया अडॉल वाज मेड बाय हर। अब देखिए अभी तक हमने ये जो बनाए हुए थे सेंटेंस, इनमें सब्जेक्ट था। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस का वॉइस चेंज करेंगे जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, और कुछ ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नहीं होते। तो वो सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये नॉर्मल हमने जो किए हैं, अब वॉइस चेंज करना बताऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस का। इम्पेरेटिव सेंटेंस का वॉइस परिवर्तन, वॉइस चेंज करना। ऐसे सेंटेंस जो WHO हु से शुरू होते हैं, इनका सबसे पहला रूल ये है कि हु को हटाकर वाई हम लिखा जाएगा। अब ये वाई हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं, बाकी पूरे पुराने नियम रहेंगे जो अभी हमने किए थे। अब सबसे मेन बात, खास बात ये है, हु वाला सेंटेंस का किस टेंस का आएगा? या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो जब हम इनका वॉइस चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लगेगा, और पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट कंटीन्यूअस का लगेगा। ठीक है, कैसे देखिए बनाते हैं एग्जाम्पल। पहला लिखा है हु taught you English। ठीक है, Who taught you English? इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब हम इसका वॉइस चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा? हु। तो हु को हटा के क्या लिखेंगे? वाई हुम। तो हु को हटा के क्या लिख दिया?
वाई होम लिख दिया, ठीक है। अब हमारा जो रियल जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्थान पर क्या करते थे सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं है, ऑब्जेक्ट तो आएगा, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, इंग्लिश, तो लिख दिया इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब इसके बाद क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, कंटीन्यूअस की। पास्ट कंटीन्यूअस क्या लगती है, बाज और वर्ब। इंग्लिश एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, बॉय लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टॉट का टॉट लिख दिया, क्योंकि टीच का सेकंड फॉर्म टॉट और थर्ड फॉर्म टॉट होता है। और बचा क्या है इसमें, यू, तो आखिरी में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो क्या था, हु टॉट यू इंग्लिश, व्हाट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, व्हाई होम इंग्लिश व्हाट टॉट यू। एक और बनाते हैं, हु ब्रेक्स द जग, जग किसने तोड़ा। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहली बार ये जो हु लिखा है, इस हु को हटा के हम क्या लिखेंगे, बाय whom। अब क्या ढूंढेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा का पूरा ये द जग ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए ब्रेक्स लिखा हुआ है, वर्ब में एस लगी, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो किसके हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या लगती है, एक एम आर, तो यहाँ जब एक वचन है क्या जाएगा, एक। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन, ब्रोकन लिख दिया, ठीक है। अब क्या बचा है इसमें, सब हो गया, तो बन गया व्हाई होम द जग इज ब्रोकन, हो गया पूरा। नाउ यूज ऑफ सो, दैट, देखिए जब सो अलग लिखा हो, दैट अलग लिखा हो, तो इनका अलग अलग यूज होता है। रूल्स इनके हैं, दो सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, डू एट डायरेक्टेड, और लिखा रहेगा यूज सो दैट, दैट, सो दैट का यूज कीजिए। हिंदी में अर्थ होता है सो मीन्स इतना, दैट मीन्स की, तो सो दैट का यूज करना है। तो कैसा होगा देखिए, सबसे पहला रूल, पहले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लिखना है। पहला वाला जो सेंटेंस रहेगा उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके बाद आपको क्या लिखना है, सो लिखना है। वेरी यदि लिखा है तो उसको हटा देंगे, और नहीं लिखा है तो कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। क्या नियम है, पहले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, सो। वेरी यदि लिखा है तो हटा दीजिए। दूसरा नियम, पहले वाक्य का फुल स्टॉप हटाकर दैट लगाकर दूसरे वाक्य को बिल्कुल सेम टू सेम लिख दीजिए। दूसरे वाक्य में कोई चेंजेस नहीं करना सेंटेंस में। कैसे, देखिए दिया हुआ है, The tea is very hot. I cannot take it. तो ये सेंटेंस लिखा रहेगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहेगा यूज सो दैट। तो कैसे किया जाएगा इसका, देखिए आंसर। सबसे पहला कि पहले वाक्य की जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हमको क्या लगाना है, सो। तो क्या लिखेंगे, द टी इज, हेल्पिंग वर्ब लिखी, इसके तुरंत बाद क्या लिखना है, सो। और इसमें वेरी यदि लिखा है तो वेरी को हटा दिया जाएगा। हॉट लिखा है तो हॉट लिखा, फुल स्टॉप को हटा कर क्या लगाना है हमको, दैट लगाना है। और उसके बाद पहले दूसरा जो सेंटेंस है बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंजेस किए बिना वैसे ही वैसे लिखना है। क्या बन जाएगा, आई कैन नॉट टेक इट। हो गया। एक और करते हैं, ही इज weak, he cannot run fast। हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमारा रूल। अब देखिए इसमें क्या नहीं लिखा, वेरी नहीं लिखा, तो इसको बिल्कुल माइंड में मत लाइए। वेरी लिखा हो नहीं लिखा उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। वेरी लिखा है तो उसे हटा दो, और वेरी नहीं लिखा तो हटाने की जरूरत भी नहीं, ना लगाने की जरूरत है। हमारा रूल क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या लगाएंगे, सो। तो हमने लगा दिया क्या, सो। फिर वीक लिखा है तो वीक लिख दिया, फुल स्टॉप को हटा के क्या लगाएंगे, दैट। दूसरे वाक्य को कोई चेंजेस किए बना लिख देंगे, जैसे का तैसा। क्या है, ही कैन नॉट रन फास्ट। हो गया, ठीक। एक यूज ये हो गया। अब हम सो दैट को जगह यूज करेंगे थू का, और थू की जगह लगाएंगे सो दैट। वो यूज ऑफ थू, ये कौन है, थू इन प्लेस ऑफ सो दैट। मतलब हमको सो दैट को हटाना है और क्या लगाना है, थू लगाना है।
पहला रूल, सो को हटाकर टू लिखिए और दैट को हटाकर टू लिखिए। क्या करना है, सो को हटाकर टू लिखना है और दैट को हटाकर टू लिखना है। और दूसरी बात, दैट के बाद यदि ही कैन नॉट हो, आई कैन नॉट हो, दे कैन नॉट हो, तो इन सबको हटा देते हैं। कब, जब सो दैट को हटाकर टू का यूज करेंगे। दैट के बाद यदि सो आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, बी कैन नॉट लिखें तो इनको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। ठीक है, तो क्या करना है हमको, यूज थ्रू एंड टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सो को हटाकर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे और इस दैट को हटाकर क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे। और दैट के बाद जो ही कैन नॉट या आई कैन नॉट हो, इसको हटा दिया जाता है। तो क्या बन गया, देखिए यहां पर, द टी इज, सो को हटाकर क्या लिखना है हमको, टू, तो लिख दिया टू। हॉट की जगह हॉट, दैट को हटाकर क्या लिखेंगे, टू, इसको नहीं लिखना है, बचा केवल क्या, टेक इट। हो गया, ठीक है। दूसरा आपके लिए करने के लिए देता हूं, करिए आप लोग खुद भी। द सम इज सो डिफिकल्ट, द सम इज सो डिफिकल्ट दैट ही कैन नॉट टेक सॉल्व इट। हो गया, ठीक। अब इसको आप लोग खुद करोगे। सो को हटा के टू लिखना है, दैट को हटा के टू लिखना है, ही कैन नॉट को हटा देना, बन जाएगा ना। अभी हमने सो दैट को हटाकर टू का यूज किया, अब हम टू को हटाकर सो दैट का यूज करते हैं। सेम यही के इसी बेस पे बनेगा, देखिए ना, यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू। तो टू को हटा के क्या लगाना है, टू लगा, सॉरी टू को हटाकर सो दैट लगाना है। पहला रूल, टू को हटाकर सो लिखेंगे, दूसरा टू को हटाकर दैट लिखेंगे। ठीक है, और दैट के बाद हमको आई कैन नॉट, ही कैन नॉट या बी कैन नॉट सेंटेंस की व्यवस्था के अनुसार लगाना है। ज्यादातर आई कैन नॉट ही लगता है, लेकिन जब किसी दूसरे ही की बात चल रही है तो ही कैन नॉट लगा देंगे। यदि किसी की चर्चा नहीं चल रही तो आई कैन नॉट लगा देना है डायरेक्ट। जैसे एक एग्जांपल करता हूं, जैसे द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट इट। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन क्या आएगा, डू या डायरेक्टली लिखा रहेगा, यूज सो दैट इन प्लेस ऑफ टू को हटाकर हमको सो दैट लगाना है। पहला रूल, टू को हटाकर क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। दूसरा रूल, टू को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट। और सेंटेंस के अकॉर्डिंग दैट के बाद आई कैन नॉट या ही कैन नॉट हमको जोड़ना है। यहां बनेगा, इसका बन जाएगा द बॉक्स इज, टू को हटाकर क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे। फिर द बॉक्स इज, टू को हटाकर सो, हैवी की जगह हैवी लिखना है, इस टू को हटा के क्या लिख देंगे, दैट। अब इस दैट के बाद ऑटो आई कैन नॉट लिखिए या ही कैन नॉट, यहां मैं आई कैन नॉट लिख दे रहा हूं। क्या लिखा, आई कैन नॉट लिख दिया, बाकी लिफ्ट इट है तो लिफ्ट इट ही रहेगा। और यदि आप चाहो तो ही कैन नॉट भी लिख सकते हो। द बॉक्स इज सो हेवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। बॉक्स बहुत वजनी है, मैं नहीं उठा। ना यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, हमको इफ को हटाकर अनलेस लगाना है। रूल, इफ को हटाकर अनलेस लिखिए, पहला नियम, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ध्यान से सुनना, दूसरा रूल मोस्ट आईएमपी है, यदि इफ वाले सेंटेंस में नॉट लगा है तो नॉट हटा दीजिए और दूसरे वाक्य में कोई भी चेंजेस नहीं करिए। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल, यदि इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है तो दूसरा जो सेंटेंस है उसमें नॉट लगा दीजिए। क्या रूल है, ओनली 3 रूल है इसके लिए। पहला रूल, इट को हटाकर अनलेस लिखिए।
दूसरा रूल, यदि इफ वाले सेंटेंस में नॉट लगा है तो नॉट हटा दीजिए, और नॉट हटा दोगे तो दूसरे वाले सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करना है। और यदि इफ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आपको सेकंड जो सेंटेंस है उसमें क्या करना है, आपको नॉट लगाना है। अब इधर भी ध्यान रखिए, यदि डिड नॉट है तो डिड नॉट हटेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डज नॉट लिखा है तो वर्ब में एस या एस लगाना पड़ेगा, और डू नॉट हटाएंगे तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं करना रहेगा। देखिए कैसे करना है, लिखा है सेंटेंस, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा लगा दिया, दूसरा शब्द यू मे सक्सेस, तो लिखा है इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू मे सक्सेस, आप सफल हो जाओगे। इसमें हमको क्या करना है भाई, इस इफ की जगह क्या लगाना है, अनलेस, तो इफ की जगह हमने क्या लगा दिया, अनलेस, इफ की जगह क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया। अब हमारा रूल क्या था, यदि इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं है तो इसमें नॉट नहीं है तो नॉट कहाँ लगाएंगे, यहाँ वाले में नॉट लगाएंगे। तो ये इफ को हटा कर अनलेस लिखा, ये पूरा का पूरा सेम लिखा, इफ यू वर्क हार्ड, ये कॉमा लगाया। अब इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं है तो हम नॉट किस में लगा देंगे, सेकंड वाले में। तो नॉट हमेशा हर कई बार बाद लगेगी, किसके बाद लग जाएगी, नॉट मे के बाद, यू मे नॉट सक्सेस, ठीक है। तो क्या बना, इफ यू वर्क हार्ड यू मे सक्सीड, मीनिंग वही रहेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू मे नॉट सक्सीड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे सफल नहीं होंगे। क्या रूल था, यदि इफ वाले वाक्य में नॉट नहीं है तो नॉट किस में लगा देंगे, दूसरे वाले सेंटेंस में, तो हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। अब एक बार इसका देखिए, if you do not run fast you may not win। अब लिखा है if you do not run fast, यदि आप तेज नहीं दौड़ोगे, you may not win, तुम जीत नहीं सकते। अब यहाँ देखिए हमारा रूल क्या है कि if को हटाकर unless लिखिए, unless लिख दिया। अब हम लिखा देंगे इफ वाले वाक्य में नॉट है तो नॉट को हटा देंगे, तो नॉट को हटा देंगे, अनलेस यू रन फास्ट, वैसे ही वैसे लिखा। जब पहले सेंटेंस में हमने चेंजेस कर दिए तो दूसरे सेंटेंस को बिल्कुल एडिटिव लिख दीजिए, यू मे नॉट विन, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा कैसा बन जाएगा, अभी हमने इफ को हटा के अनलेस लगाया है, अनलेस को हटा के इफ, इसी के रूल अपोजिट हो जाएंगे। क्या करेंगे, अनलेस को हटाकर इफ लगा देते हैं। यूज ऑफ नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज, पहला रूल, एज सून एज को हटाकर नो सूनर लिखेंगे, एज सून एज को हटाकर क्या लिखना है, नो सूनर लिखना है। नो सूनर के बाद तुरंत जो सेंटेंस है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर बाद में अपने लिए दिए गए सेंटेंस को लिखना है, फिर फर्स्ट सेंटेंस का फुल स्टॉप हटाकर देन लगाकर दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, सेम टू सेम लिखना है। क्या रूल है, एज सून एज को हटाइए, नो सूनर लिख दीजिए, नो सूनर के बाद जिस सेंटेंस के आगे नो सूनर लगा उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, फिर वो पहला सेंटेंस लिखिए, पहले सेंटेंस के हेल्प फुल स्टॉप को हटाकर क्या लगाना, देन, और देन लगाने के बाद दूसरे सेंटेंस को बिना परिवर्तन किए लिख दीजिए। देखिए कैसे, सेंटेंस है एज सून एज टीचर enters into class, फुल स्टॉप लगाना, स्टूडेंट स्टैंड्स अप, स्टूडेंट्स स्टैंड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। अब देखिए हमारा रूल क्या है, पहली बार एज सून एज को हटाइए, नो सूनर लिख दीजिए, तो ये हमने लिख दिया नो सूनर, ठीक है। नो सूनर के बाद ये जो सेंटेंस है इसकी क्या लगानी है हमको, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें दी नहीं है तो ये पता चलेगा वर्ब से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो इंटर्स लिखा है तो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगती है डू एंड डज। तो यहाँ टीचर एक वचन है, यहाँ क्या लग जाएगा, डज। अब ध्यान रखिए जैसे ही डज आएगा तो ये वर्ब में से एस या एस हट जाएंगे, तो लिखा टीचर की जगह टीचर लिख दिया, इंटर्स में से
एस हट जाएगा, बचेगा क्या, इंटर इनटू क्लास। इस फुल स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप लगा है इसको हटा के क्या लगा देंगे, देन लगाया। उसके बाद दूसरे भाग को जो दिया सेम टू सेम लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट स्टैंड अप, स्टूडेंट स्टैंड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। एक सेंटेंस और बनाते हैं, as soon as singer sang a song, people clapped। इसका हमको बनाना है, क्या करना है, हमको यूज करना है नो सूनर का, किसकी जगह, एज सून एज की जगह। पहला रूल, एज सून एज को हटाइए, क्या लिखना है, नो सूनर। तो पहले हमने क्या लिखा, नो सूनर। नो सूनर के तुरंत बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दी नहीं है होगी यहाँ पर, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो प्रेजेंट डेफिनेट क्या, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सेंग लिखा हुआ है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डेड लगा दिया, सिंगर की जगह सिंगर लिखा। लेकिन अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि जो जैसी डिड आता है तो ये सेंग का क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। बाकी आ सॉन्ग की जगह आ सॉन्ग लिख दिया। इसका ये फुल स्टॉप हटाकर हमको क्या लिखना है, देन लिखना है, और दूसरे वाले सेंटेंस को एडजेक्टिव पीपल क्लैप्ड तो पीपल क्लैप्ड ही करेंगे। हम करने जा रहे हैं डिग्री। तो पहली बात देखिए, डिग्री तीन होती है, कौन कौन सी तीन होती है, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब नॉर्मली जब आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में यदि कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात नॉर्मली यदि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाइए, ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है क्या लगाते हैं, ई एस टी। जैसे देखिए बिग है, बिग का कंपैरेटिव फॉर्म में बदलना है तो क्या लग जाएगा, ई आर लग जाएगा, तो बन जाएगा बिगर, डबल जी हो जाएगा। क्या लगा दिया हमने, ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। ठीक है, सिमिलरली यदि लिखा हुआ है स्मॉल तो इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, स्मॉलर, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। क्या करना है आपको, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना है, कन्वर्ट करना है तो ई आर लगाइए, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ई एस टी लगाइए। अब कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो ई आर और ई एस टी से नहीं हो पाते, वो है जैसे देखिए ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में हम ई आर लगाएंगे तो मीनिंग बोलने में प्रोनाउंसिएशन सही नहीं लगेगा, इसलिए ब्यूटीफुल जैसे शब्दों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कंपैरेटिव के लिए लगा देते हैं मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में लगा देते हैं मोस्ट। किसके पहले, पॉजिटिव डिग्री के पहले। यहाँ देखिए ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। सिमिलरली सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है पहले क्या लगा देंगे, मोस्ट, ये बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, और यदि दिया हो हैंडसम तो मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। ठीक है, और यदि दिया हो ऑनेस्ट तो मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए अधिकांश एग्जाम में आते हैं पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। उससे पहले कुछ और रूल बेसिक हैं, ध्यान रखिए। जब भी पॉजिटिव डिग्री को लिखा जाएगा उसके दोनों ओर लगा दिया जाता है एज या लगाया जाता है एज सो। ठीक है, तो अधिकांश एज ही लगाया जाता है। तो पॉजिटिव डिग्री के दोनों ओर क्या लगा रहेगा, एज लगा रहेगा। और यदि हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमको लगाना रहता है देन। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगा रहता है, दा लगा रहता है। ठीक है, अब पहला रूल, हम पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो रूल सुन लीजिए। पहला रूल, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। पॉजिटिव डिग्री को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। रूल क्या है,
कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखिए और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लिखिए। पहला रूल खत्म। दूसरा, यदि सेंटेंस में नॉट लगा है तो नॉट हटा दीजिए, और यदि सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। क्या रूल है? लगा है तो हटा देंगे, नहीं लगा है तो लगा देंगे। दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल, पॉजिटिव डिग्री को हटाकर कौन सी डिग्री लिखना है? कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमको क्या करना है? देन लगाना है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का कैसे दिया जाएगा? इस तरीके से, जैसे राम इज एज लॉन्ग एज श्याम, ये दिया हुआ है। लिखा जाएगा चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। किस में कन्वर्ट करना है? कंपैरेटिव डिग्री में। अब यहाँ देखिए ये हो गया क्या? सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये पूरी की पूरी कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। ये क्या दिया है आपके में? ऑब्जेक्ट। तो हमारा रूल क्या है कि पहला रूल ये है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। तो राम की जगह कौन आ जाएगा? श्याम। तो राम की जगह हमने लिख दिया श्याम। एज लगा है तो एज ही लगाया। एक वचन है, श्याम भी सिंगुलर है, राम भी बहुवचन होता है प्लूरल, तो इसकी जगह आ रह जाता। ठीक है, राम के। इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, तो ये हमने नॉट लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, और नॉट लगा होता है नॉट हटा दीजिए। अब ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। तो लॉन्ग लिखा है तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लॉन्गर। कंपैरेटिव बदलना है क्या लगा देंगे? ईआर, लॉन्गर। और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमको क्या लगाना पड़ता है? देन। अब क्या बचा है? राम। तो क्या लिख देंगे? राम। यहां अर्थ था राम इज एज लॉन्ग एज श्याम। राम एज मीन्स है, एज मीन्स इतना, लॉन्ग मीन्स लंबा, एज श्याम। राम इतना ही लंबा है जितना कि श्याम है। तो दूसरे शब्दों में बोलोगे श्याम राम से ज्यादा लंबा नहीं है, तो क्या बना? श्याम इज नॉट लॉन्गर देन राम। श्याम राम से लंबा नहीं है। इसका एक एग्जांपल और करते हैं। ये हमने किसमें बदला है? सीडी में। एक और करते हैं एग्जांपल। अब यहां देखिए लिखा हुआ है ही इज नॉट, इसको थोड़ा दूर लिख दीजिए। नॉट, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज दे। वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वे। तो हमारे पास में यानी कि ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये एज इंटेलिजेंट एज कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है? ऑब्जेक्ट। रूल के अकॉर्डिंग ही की जगह कौन आएगा? दे। हमने पहले क्या लगा दिया? दे। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ ए लगा था तो दे के साथ क्या लगेगा? आर। अब इसमें नॉट लगा है तो नॉट को हटा देंगे। इस पॉजिटिव डिग्री को हटा के कंपैरेटिव डिग्री इंटेलिजेंट दिया है, इसमें ई आर तो लगेगा नहीं। इसका मतलब क्या लगाना? मोर। ये बनेगा मोर इंटेलिजेंट। तो इसके तुरंत बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? देन। अब बचा क्या? कौन? ही। तो ही का ही लिख दिया हमने। ये हो गया। ये अभी हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाई है। अब इसका उल्टा भी करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। रूल सेम टू सेम है। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखना है। नॉट लगा है तो नॉट हटा दीजिए, नहीं लगा है तो लगा दीजिए। दो रूल हो गए। तीसरा रूल, कंपैरेटिव डिग्री हटा के कौन सी डिग्री लिखना है? पॉजिटिव डिग्री लिखना है। ठीक है, देन वगैरह शब्द उनको हटाना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आप पॉजिटिव डिग्री लिखोगे तो इसके दोनों में क्या लगाना है? एज लगाना है। तो देखिए बनाते हैं। जैसे सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता। क्या दिया? सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन गीता। तो हमको ये क्या है? सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और देन इसके साथ आता है, और गीता कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। तो रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा? ऑब्जेक्ट। तो सीता की जगह कौन आ जाएगा? गीता आ जाएगा। ठीक है,
इच की जगह एक वचन है तो नॉट लगा हुआ है तो नॉट हटा देंगे। पर ये मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखना है तो मोर हट के बचा केवल क्या है ब्यूटीफुल। लेकिन ब्यूटीफुल के दोनों क्या लगाना पड़ेगा एज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बचा क्या सीता को लिखेंगे सीता, तो लिखा गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। एक और बनाते हैं नॉट नहीं वाला, सी इज स्मॉलर देन ही। तो सी इज स्मॉलर देन ही लिखा है तो हम देखिए सबसे पहले सी की जगह कौन आ जाएगा ही आ जाएगा, एच की जगह ए, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट हम लगा देंगे। स्मॉलर देन को हटाएंगे क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म है, तो स्मॉलर का क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा तो लिख दिया स्मॉल। लेकिन इसके दोनों ओर क्या लगाना पड़ेगा एड, बचा कौन सी, तो ये लगा दिया हमने सी। ये